हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं अर्पण कुमार गुप्ता, स्काइलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस के डायरेक्टर। हम लोग पिछले 2-3 क्लास से समुच्चय के निरूपण से संबंधित सवालों को बना रहे हैं। जो हमारा रोस्टर रूप का सवाल था, समुच्चय निर्माण रूप का सवाल था, ये दोनों से रिलेटेड हम लोग सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए। जो हमारा आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 से संबंधित था। और याद रखिए, जितने भी चीज़ों को बतला रहे हैं, अगर आप हर एक पॉइंट को याद रखते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कर रहे हैं, उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है, उतना वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। आज का भी क्लास आप पूरा देखें। आज के भी क्लास में आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, और जो भी समस्या हो कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। चलिए, आज का हमारा क्लास है समुच्चय के समुच्चय के निरूपण से क्या करना है, सही मिलान को मिलाना है। कौन सा हमारा एक साइड हमारा रोस्टर रूप में दिया गया है और एक साइड हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। तो रोस्टर रूप से हमें समुच्चय निर्माण रूप में मिलान करना, जो हमारा सही होगा उसे मिलाना। ठीक है, बोला गया है बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जो हमारा सही होगा उसके साथ हमें मिलान करना। ठीक है, चलिए, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ARLE। ढूंढिए यहाँ पे ARLE क्या मिलेगा। ARLE यहाँ पर क्या है, ढूंढिए। सबसे पहले AR नहीं होगा, AP होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर हमारा P होगा। क्या होगा, P होगा। चलिए इसको सही करते हैं। ये हमारा P है, R नहीं था, वो P है, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए ढूंढिए यहां से कहां कहां पे मिलेगा हमें। सबसे पहले देखते हैं A मिला, P मिला, P मिल चुका है, दोबारा नहीं लिखना है। फिर L, ये L हो गया। फिर ये E भी मिल गया। मतलब एक का सही हमारा कौन सा है, छेद। ठीक है, चलिए फिर ढूंढते हैं। लिखा हुआ 5 और -5, तो यहां पर कौन सा हमारा होगा। सबसे पहले x + 5 = 5, और x बिलोंग्स कर रहा है किस पे, पूर्णांक संख्या में। z का मतलब पूर्णांक संख्या, इंटीजर। पूर्णांक का मतलब ही बताए थे पूरा पूरी अंक, चाहे धनात्मक संख्या का हो चाहे ऋणात्मक संख्या का हो, और साथ में 0। तो यहां से हम निकालेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो x का वैल्यू कितना, 5। x + 5 बराबर 5, तो x बराबर 5 - 5 बराबर 0। x बराबर 0 कौन है, ये 3 का ऑप्शन सही है इसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। ठीक है, अब 5 - 5 ढूंढते हैं। बोलता है क्या, x सच दैट x प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में 5 तो दिखाई देता, लेकिन -5 दिखाई नहीं देता, यानी कि ये 2 के लिए ये भी करेक्ट नहीं है। चलिए अगला देखिए, क्या दिया हुआ है, x² - 25 = 0। क्या दिया हुआ है, x² - 25 = 0। तो क्या हम इसे बताइएगा, हम x² = 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो क्या बताइए, हम x = ±√25 लिख सकते हैं। अब बताइए √5 का क्या होगा, +-5 होगा। √25 का क्या आएगा वैल्यू, 5, और +-5 होगा। तो +-5 यहाँ है या नहीं है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला।
ठीक है, जैसे ही स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस। चलिए अगले चलते हैं। 1 2 5 10 क्या है, 1 2 5 10। तो यहां देखिए अब हमारा क्या बचा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में एक तो आता नहीं है, अभाज्य संख्या में एक तो आता नहीं है, तो बाबू इसके लिए तो ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब आता है हमारे लिए क्या, प्राकृत संख्या। हाँ तो बिल्कुल प्राकृत संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 5 भी आता है, 10 भी आता है, लेकिन क्वेश्चन पढ़े बिना हम उसको नहीं बोल सकते। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है। बोलता है x एक प्राकृत संख्या, x एक क्या है, प्राकृत संख्या जो 10 का भाजक है। इसका भाजक 10 का, क्या यह सारा संख्या क्या इसको काट रहा है, काट रहा मतलब पूरा पूरी काट रहा है। आइए देखिए, 10 का भाजक मतलब 10/1, बिल्कुल 10 बार में कटेगा। फिर क्या लिया हुआ है, 2, 10 का भाजक 2 है, बिल्कुल ये 5 बार में कटेगा। फिर क्या लिया गया है, 5, 10 का भाजक ना, तो 10/5 बिल्कुल 2 बार में कटेगा। फिर क्या बोला गया है, 10 का भाजक मतलब 10/10 बिल्कुल 1 बार में कटेगा। हाँ बिल्कुल सर, ये सभी 10 का भाजक है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, 4 का हो जाएगा हमारा, 4 हो गया, समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यहां से मिलाते हैं। यहां पे दिया हुआ है क्या, ये वर्ड है ना, शब्द है ना, यहां से मिलाइए। क्या लिखा, आर, बिल्कुल आर। सर पहले नहीं लिखा हुआ है, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करता है। आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या क्या मिला जरा देखिए, आर, आर के बाद बोलिए ए मिल गया, जे, जे भी मिल गया, ए नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं, लिख चुके हैं, ए को ढूंढ चुके हैं। एस बिल्कुल मिल गया, एस, टी बिल्कुल मिल गया, टी, एच बिल्कुल मिल गया, एच, ए नहीं, ए को लिख चुके हैं, पहले ही ए को लिख चुके हैं सबसे पहले। फिर एन, बिल्कुल एन मिला, देखिए सारा का सारा अक्षर मिल गया, मिला कि नहीं। ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, रोस्टर रूप में अवयवों को कोमा के द्वारा अलग किया जाता है, और समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों को एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है, एक बार लिखा और एक बार पढ़ा जाता है। और तीसरी बातें समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करता। फिर से बोल रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनो, समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव क्रम पे निर्भर नहीं करता है, ठीक। इसलिए आर को पहले लिखे बाद में लिखे, ए को पहले लिखे ए को बाद में लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अगली बातें सुनिए, समुच्चय जो होगा उसके अंदर अवयव जो होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे और एक बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और एक बार पढ़ेंगे। तो वही काम किए हैं, ए रिपीट हुआ है, हमने ए को एक बार ही लिखा है, ठीक है। चलो आ जाओ अगला देखते हैं। तो एक बात है सिंपल सा कि सर अगला तो जो शेष बचा हुआ वही ना होगा, 6 का कौन सा हो जाएगा। तो आइए, लेकिन सही है या गलत है मैच करते हैं। क्या बोला, अभाज्य संख्या। बोलता है अभाज्य प्राकृत संख्या है जो 10 का भाजक है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, बिल्कुल 2 और 5 है। तो देखिए 10 का भाजक है कि नहीं, 10 को 2 से भाग देंगे, बिल्कुल सर 5 बार में कट जाएगा। और फिर 10 को अगर हम 5 से भी भाग देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। बिल्कुल ये अभाज्य प्राकृत संख्या का समुच्चय है जो 10 का क्या है, भाजक है, ठीक। 10 का भाजक ये भी था, लेकिन ये कौन सा संख्या बोला था, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये अभाज्य संख्या कभी भी 1 नहीं हो सकता और 10 नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ, ये प्राकृत संख्या के साथ मैच है। तो क्या क्या मिला इसका, 1 का कौन सा सही हुआ, 1 का ढूंढिए, 1 का 6 सही हुआ, ठीक है। 2 का कौन सा मिला, 2 का मिलान कीजिए, 2 का 5 सही हुआ। 3 का कौन सा मिला, 3 का मिला हमारा जाकर के 1 मिला। 4 का क्या मिला, 4 का हमारा 4 मिला, 4 का बिल्कुल 4 मिला। 5 का कौन सा मिला, 5 का किधर गया, राजस्थान किधर है, यहां है। 5 का 3 मिला। और 6 का कौन सा मिला,
6 का हमारा कौन सा मिला, 2 मिला, ये हमारा सही मिला। एक साइड क्या दिया गया था बच्चों, एक साइड रोस्टर रूप दिया गया था जिसमें समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयव को कोमा के द्वारा अलग किया गया था, और एक साइड समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया था जिसमें समुच्चय के अंदर उपस्थित अवयवों के उभयनिष्ठ गुण को लिखा गया था, और उसी को देखते हुए हमें मिलान करना था। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, जरा ध्यान से पढ़िए। सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, और जो आज का वीडियो को देख रहे हैं वो पहले पीछे के क्लास को देख ले, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। ये मैथ्स है, मैथ्स में पहले क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम बनाया जाता है। अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। तो आप पहले थ्योरी पढ़ें, उसके बाद फिर से यहाँ ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, चलिए। कहा गया है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले आने वाले, अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू, के नहीं, क्यू से पहले आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में क्यू से पहले आने वाले सभी स्वरों का समुच्चय लिखिए। इसका स्वर मतलब भावेल, लेकिन हमें उन भावलों का समुच्चय तैयार करना है, उन स्वर वर्णों का समुच्चय तैयार करना है जो क्यू से पहले आता हो। हमारा सबसे पहले भावेल स्वर वर्ण कौन कौन सा होता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 भावेल होता है। लेकिन हम इन 5 भावेल में से उन्हीं भावेल का हम लोग समुच्चय तैयार करेंगे, उन्हीं स्वरों का हम समुच्चय तैयार करेंगे जो क्यू से पहले आता है। तो क्या आपको एबीसीडी आता है? अगर आपको एबीसीडी आता है तो क्यू से पहले पता कीजिए कि कौन कौन सा हमारा भावेल यानी स्वर वर्ण आएगा। तो कौन कौन सा आएगा, ए, ई, आई, बोलिए, ओ लिखेंगे बिल्कुल, ओ, बट यू नहीं लिखेंगे। यू जो आता है वह क्यू के बाद आता है, यू जो आता है वह क्यू के बाद आता है। तो हम लोग यहाँ पे हम जानते हैं टोटल हमारे पास 5 भावेल होते हैं, हमें यहाँ 5 भावेल लिखना था, लेकिन हमें यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया है। क्या, हम उन्हीं भावेल को लिखेंगे जो क्यू से पहले आता है, हम उन्हीं भावेलों को लिखेंगे जो क्यू से पहले आता है। और क्यू से पहले कौन कौन आता है, कौन कौन सा भावेल आता है, कौन कौन सा स्वर आता है, तो ए, ई, आई और लास्ट में यू। ये हमारा इसका सटीक आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा सटीक आंसर होगा। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ। अब एक बात फिर से, सर आपने यू को क्यों नहीं लिखा, तो बाबू यू को हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यू क्यू के बाद आता है, और हमें बोला गया है क्या है, क्यू से पहले जो स्वर वर्ण आता है उसी का समुच्चय तैयार करना है। इससे पहले क्यू से पहले जो स्वर वर्ण आता है हमें उसी का समुच्चय तैयार करना है। क्यू के बाद जो स्वर वर्ण आएगा हमें उसका समुच्चय तैयार नहीं करना है। तो बताइए यू जो आता है वो क्यू के बाद आता है, बताइए यू जो आता है वह क्यू के बाद आता है, इसलिए हमने स्वर वर्णों के समुच्चय में से, इसलिए हम लोग स्वर वर्ण के समुच्चय में से यू को गायब कर दिए। किसको गायब कर दिए, यू को गायब कर दिए। क्यों गायब कर दिए, क्योंकि यू क्यू के बाद आता है और हमें क्यू के बाद का स्वर वर्णों का समुच्चय में नहीं लाना है, हमें क्यू से पहले का लाना है। किससे पहले का, क्यू से पहले का लाना है। क्या समझ में अब आ गया? ये क्या होगा, केवल ए, ई, आई, ओ। यू नहीं, फिर से यू नहीं, क्योंकि वो क्यू के बाद आता है। क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, हमें सभी धनात्मक पूर्णांकों को लेना है। ध्यान से सुनिए, पूर्णांक मतलब पूरा पूरी अंक। पूरा पूरी अंक का मतलब हम बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान से सुनिए। पूरा पूरी अंक मतलब
ऋणात्मक की भी संख्या लेनी है, धनात्मक की भी संख्या लेनी है और साथ में जीरो शामिल करना है। ये पूर्णांक है, लेकिन यहां पर बोला गया हमें क्या कि धनात्मक पूर्णांक लेना है, मतलब ऋणात्मक का संख्या नहीं, ठीक। लेकिन बोला गया है क्या, धनात्मक वैसा पूर्णांक लेना है जिनका हम घन करें। घन का मतलब क्यूब, क्यूब एक्स क्यूब, ये जो क्यूब करते हैं ना उसी को हम लोग घन कहते हैं। यानी किसी संख्या को 3 बार हमें गुना करना है। कितने बार? 3 बार, क्यूब। तो ये बोल रहा है क्या, घन हम करेंगे किसी संख्या का तो क्या आना चाहिए? विषम संख्या। क्या आना चाहिए? विषम संख्या, ठीक है। क्या बोले, फिर से बताते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है। हमें क्या कहा गया है? हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, बट वैसे धनात्मक पूर्णांकों को लेना है जिनका हम घन करते हैं। घन मतलब हम लोग क्यूब करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए बाबू साहब? विषम संख्या मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? विषम संख्या। अगर विषम संख्या मिलेगा तो उन संख्याओं का हम समुच्चय तैयार करेंगे, और अगर जो विषम संख्या नहीं देगा हम उस संख्याओं का समुच्चय तैयार नहीं करेंगे। तो आइए आपको एक बात बताते हैं कि कौन से संख्या का घन विषम संख्या होता है। तो एक बात बताते हैं, आप विषम संख्या का घन कीजिए। किसका घन? विषम संख्या का घन कीजिए, हमेशा आपको विषम संख्या मिलेगा। आइए आपको दिखलाते हैं कैसे। सामने देखिए, सामने आपको दिखलाते हैं, जरा सामने देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते। कोई एक लेते हैं विषम संख्या, चलिए 3 लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? 3 लेते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 क्या है बताइए? 27 आया। जब हम लोगों ने लिया 3 तो 27 एक विषम संख्या है। चलिए सिंगल, एकदम चेक कीजिए, एकदम चेक कीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास होकर चेक कीजिए। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या लेते हैं? 5 गुना 5 गुना 5 क्या मिला? 125। बिल्कुल यह विषम संख्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। सम संख्या जो 2 से कटेगा और जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या है, ठीक है। आप देख लीजिए, सारा आपके सामने रेडी कर रहे हैं। चलिए आगे चलिए। चलिए लेते हैं 7 गुना 7 गुना 7। देखिए ये भी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटने वाला है। हम सीधा लिख दे रहे हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? फिर देखिए आप विषम संख्या लीजिए। 9 लेते हैं। 9 गुना 9 गुना 9। हम 3 बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें घन बोला गया है। हम 3 बार गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें घन बोला गया है, क्यों बोला गया है, ठीक है। अब सामने आपको दिखला रहा है कि आप सामने देख लीजिए कौन सा संख्या मिल रहा है। क्या हो जाएगा बताइए? ये भी हमारा क्या है? विषम संख्या है। तो क्या आ रहा है? 9। हमने बोला था ना, किसी भी विषम संख्या का आप लीजिए घन कीजिए, किसी भी विषम संख्या का घन, आपको विषम संख्या ही मिलेगा। किसी भी विषम संख्या का घन लीजिए, आपको क्या मिलेगा? विषम संख्या ही मिलेगा, ठीक है। आगे फिर चलिए, 9 के बाद फिर लेते हैं। क्या होगा? 11 विषम संख्या। 11 गुना 11 गुना 11। देखिए ये भी 2 से नहीं कटने वाला है, यानी विषम संख्या है। सिमिलर आइए, 1 गुना 1 गुना 1 आएगा, ये भी विषम संख्या है। फिर से आइए, अब चेक कीजिए, जितना ज्यादा चेक कीजिएगा उतना बेहतर है। आप बोलिएगा कि सर हम समझ गए, छोड़िए ना। नहीं बाबू, जितने अच्छी तरह से दिमाग में बैठा उतना बेहतर है। फिर 13 गुना 13 गुना 13। देखिए ये भी 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये बताइए सारा का सारा क्या है? विषम संख्या है। सारा का सारा क्या है? ये विषम संख्या है। और इन सभी का विषम संख्या हमने आपको करके दिखाया। क्या मिला हमें? सबका विषम संख्या मिला। क्या मिला बोलिए फिर से? ये सारे संख्या हमने विषम संख्या लिया है, और ये सारे विषम संख्या का हमने क्या किया? घन किया। घन का मतलब क्यूब किया। इन सारे विषम संख्या का हमने क्या किया? घन किया, क्यूब किया। तो सारे का क्या मिला? विषम संख्या ही मिला। अर्थात क्या समझ में आता है? अगर हम विषम संख्याओं को लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं? विषम संख्याओं को लेते हैं और उसका हम लोग क्यूब करते हैं, क्यूब का मतलब घन करते हैं, तो फिर से हमें विषम संख्या मिलता है। और विषम संख्या को हम लोग लिखने के लिए क्या तैयार किए हैं? देखो बाबू जरा ध्यान से समझो। विषम संख्या को क्या लिखते हैं? 2n + 1। क्या बोलिए?
2n+1, क्या ये विषम संख्या है कि नहीं? बोलिए, 2n किसको बतलाता है? सम संख्या को। 2n किसको बतलाता है? सम संख्या को। और 2n+1 किसको बतलाता है? विषम संख्या को। और हमें बता दिए यहाँ पर क्या n क्या है? n है हमारा धनात्मक पूर्णांक। n हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो बताइए ये किसका हम लोग समुच्चय तैयार करेंगे? 2n+1 संख्या का समुच्चय निकालिए, तो सारा का सारा आपको विषम संख्या मिलेगा। सारा का सारा आपको क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? फिर से पूछ रहे हैं, क्या मिलेगा? विषम संख्या मिलेगा। और जब आप विषम संख्या का क्यूब कर रहे थे, इसका क्यूब कर रहे थे, विषम संख्या का क्यूब कर रहे थे, तो हमेशा आपको क्या मिल रहा था? विषम संख्या। इसीलिए बोलेंगे बाबू क्या, अगर कहा जाए कि हमें वैसे संख्या का घन कीजिए जो हमें क्या मिले? विषम संख्या, तो आपको घन किसका करना है? केवल और केवल विषम संख्या। केवल और केवल किसका? विषम संख्या का। समझ में आ गया? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है और बोला गया इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय के अंदर उपस्थित सभी अवयवों को x के द्वारा सूचित किया जाता है। x सच दैट, और जो भी कहना है हमें x के बारे में कहना है। जो भी कहना है हमें किसके बारे में कहना है? x के बारे में कहना है। जो हम x को कह देंगे वो सभी पे अप्लाई होगा, क्योंकि समुच्चय के अंदर जितना भी अवयव है हमने सारे अवयवों को क्या मान लिया है? x। अब क्या लिखना है? x के कॉमन प्रॉपर्टीज को। तो बाबू इसको ढूंढो, इसमें कौन सा कॉमन प्रॉपर्टीज पाया जा रहा है? इसमें ढूंढो कौन सा कॉमन प्रॉपर्टीज पाया जा रहा है। जो कॉमन प्रॉपर्टीज पाया जाएगा हम उसी को लिखेंगे। तो लिखा क्या गया है? आइए रफ में आते हैं, हर एक चीज को डिस्कस करते हैं। 1/2 लिखा गया है, ठीक है। 1/2 के बाद 2/5 लिखा गया है, ठीक है। 3/10 लिखा गया है, ये भी ठीक है। उसके बाद बताइए 4/17। सबको हम कॉमन प्रॉपर्टीज को देखेंगे रफ में, उसके बाद यहां लिखेंगे जो भी निष्कर्ष निकलेगा। उसके बाद क्या है बताइए? 5/26, 6/37, 7/50। आइए जरा ढूंढिए इसके कॉमन प्रॉपर्टीज को। सारा चीज आपको मिलेगा। इसके कॉमन प्रॉपर्टीज को एकदम आराम से देखिए। जरा सा इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इधर तो देखिए, 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का स्क्वायर +1 10, 4 का स्क्वायर +1 17, 1 का स्क्वायर +1 2। दैट मीन्स देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? ये 1 है, बाय इस 1 का स्क्वायर कीजिए और 1 को जोड़िए। देखिए ये 1 आया, 1 का स्क्वायर 1 और +1 2 आया। आया? बिल्कुल सही। चलिए अगला बताइए 2 है, ऊपर में रहने दिए 2, नीचे देखिए क्या कर रहे हैं? इस 5 को हम क्या लिख रहे हैं? 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4 आ रहे 5 मिला। चलिए अगला देखिए, ऊपर में 3 है, 3 को रहने दीजिए। ये 10 को लिखते हैं, ये 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर 9 +1 10। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सिमिलर आप देखिए, ऊपर का 4 रहने दीजिए, नीचे 17 को लिखिए। 4 का स्क्वायर +1, देखिए आपका 17 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। फिर देखिए यहां पर क्या है? 5/26 को देखिए, 5 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 और 1 26। चलिए फिर से देखिए 6/37 को बोलिए, 6 का स्क्वायर +1, 36 और 1 कितना हो गया? 37 हो गया। क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फिर अगला आ जाइए, ऊपर में 7 रहने दीजिए, 50 को लिखिए। 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर +1 7 का स्क्वायर 49 +1 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो ये सभी में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, वो बताइए। देखिए ऊपर में जो संख्या था, नीचे में अंश में जो संख्या था, हर में उसी संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 है। अंश में जो संख्या था, हर में उसी संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 है। अंश में जो संख्या था, हर में उसी संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 है। अंश में जो संख्या था, उसी संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है। बार बार देखिए, वो कॉमन प्रॉपर्टीज लिखना है हमें, तो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर से देखिए, अंश में जो था, हर का अंश में जो था उसका स्क्वायर प्लस 1 है हर में। फिर से अंश में जो था, हर में उसका स्क्वायर प्लस 1 है। फिर से देखिए, अंश में जो था, हर में उसका स्क्वायर प्लस 1 देखिए। यानी क्या ये जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, अंश में जो भी संख्या है, हर में उस संख्या का स्क्वायर और प्लस 1 है। जो भी संख्या है उस संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है। जो भी संख्या है इस संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है। ये जो भी संख्या है इस संख्या का स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए, अंश का संख्या 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, बदल रहा है। और जो बदलता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन। क्या लिखते हैं, एन। कल के क्लास में हमने बताया, जो संख्या बदलता है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। ठीक। और हर में क्या लिखेंगे, अंश में जो संख्या है उसका स्क्वायर और प्लस 1। सही या गलत। आप टोटल जगह पे, सभी जगह पे देखिए, अंश में जो संख्या है उसी संख्या का स्क्वायर है प्लस 1 है। अंश में जो संख्या है उसी का स्क्वायर प्लस 1 है। अंश में जो संख्या है उसी का स्क्वायर प्लस 1 है या नहीं है। तो हमने अंश में क्या देखा, n है, तो हर में क्या लिखेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, n के मान को लिखना होगा। किसके मान को लिखना होगा, n के मान को लिखना होगा। तो n के मान को हम लोग लिखते हैं। तो n का मान देखिए क्या क्या है। n का मान एक बार है 1, n का मान क्या है, एक बार 1, n का मान क्या है 2, n का मान क्या है 3, n का मान क्या है 4, n का मान क्या है 5, n का मान है क्या 6, n का मान क्या है 7। और ये सारी संख्याएं हमारा प्राकृत संख्या में पाया जाता है। ये सारी संख्याएं किसमें पाई जाती है, प्राकृत संख्या में। तो लिखेंगे n जो है वो अवयव है प्राकृत संख्या का। बिलोंग्स टू का प्रयोग केवल अवयव को बतलाने में करते हैं। बिलोंग्स टू का प्रयोग केवल अवयव को बतलाने में करते हैं। ये n किसका अवयव हो गया, प्राकृत संख्या का। ये n किसका अवयव हो गया, प्राकृत संख्या का। लेकिन प्राकृत संख्या में क्या 1 2 3 4 5 6 7 तक ही पाया जाता है क्या? क्या प्राकृत संख्या में 8 नहीं पाया जाता है? क्या प्राकृत संख्या में 9 नहीं पाया जाता है? कि क्या प्राकृत संख्या में 10 नहीं पाया जाता है? बिल्कुल सर, ये सभी संख्याएं पाई जाती है। लेकिन हमें यहाँ n का वैल्यू लेना कहां तक है, 1 से लेकर के 7 तक। हम यहाँ लिखेंगे एवं जो हमारा n होगा वह छोटा और बराबर होगा किससे, 7 से। n क्या होगा हमारा, छोटा और बराबर होगा किससे, 7 से। सर आप जो कल लिख रहे थे वो लिख रहे थे क्या, n बड़ा और बराबर होगा 1 से, छोटा और बराबर होगा 7 से। बिल्कुल ये भी हम सही लिख रहे थे भाई। लेकिन हम इसको आज क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम लास्ट में बताए थे कि n क्या प्राकृत संख्या को बतला रहा है और प्राकृत संख्या ऑलरेडी 1 से ही स्टार्ट होता है, तो 1 बोलना जरूरी है। हम n को क्या बोल दिए, 7 से छोटा और उसके बराबर है। तो 7 से छोटा और उसके बराबर क्या होगा, 7। 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। उसे पहले तो आप नहीं बोलिएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक बार में लिख दिया क्या, n जो है वो हमारा क्या होगा, 7 से छोटा और बराबर होगा। क्या बताइए आप सबों को, क्या समुच्चय से निरूपण संबंधित सारी प्रश्नें समझ में आ गई? तो हम लोग आज
आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किए। हम लोग अगले क्लास में कुछ विशेष बातों को लेकर के आएंगे और वहां पर एक नए टॉपिक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? कुछ विशेष बातों को लेकर के आएंगे और एक नए टॉपिक का निर्माण करेंगे, और जो पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है। सिर्फ अंधाधुंध पढ़ना नहीं है, हर एक टॉपिक का निर्माण कैसे होता है, इन सारी चीजों को समझना भी है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया। अब हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को